10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ इस शो में रचना वैद और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। अमित सेठ और सौमिल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर हेक्सागन कैप पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान होंगे। साथ ही मार्केट टेक्निकल्स पर जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा होंगे। आशीष से जानेंगे कि एम्बर एंटरप्राइजेस क्यों बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर। निफ्टी में करीब 300 पॉइंट की गिरावट 23,330 पर इस समय निफ्टी। बैंक निफ्टी करीब अब 900 पॉइंट नीचे हो चुका है, 52,800 के आसपास है। इसके अलावा 52,700 का हमारा मेक और ब्रेक लेवल था बैंक निफ्टी में, याद होगा आपको। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे है। स्मॉल कैप में भी बड़ी गिरावट है और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब इस समय आपको दिखाई देगा। लेकर आइए एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:7 के करीब पहुंच रहे हैं अब हम। निफ्टी में गिनती के 4 स्टॉक्स ग्रीन में हैं, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा और कोल इंडिया। इसके अलावा बाकी सब में गिरावट है और सबसे ज़्यादा गिरावट है टाटा स्टील में, 5.5% नीचे। आज सुबह हमारी बोल्ड कॉल थी टाटा स्टील पर कि शायद एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर ओपन हुआ है। इसके अलावा पावर ग्रिड, इटर्नल, एसबीआई, ट्रेंट, मारुति, इन सब में आप आज बड़ी गिरावट देख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन में भी। एफएनओ में गिनती के 3-4 स्टॉक्स हैं ग्रीन में, ओनो मिंडा, कुफोज और बस दैट्स इट। बाकी तो हम इंडेक्स के स्टॉक डिस्कस कर ही चुके हैं। गिरावट वाले स्टॉक देखिए, एम्बर एंटरप्राइजेस 14.5% नीचे, कोचिन शिपयार्ड 7%, आईसीआईसीआई प्रू 7%, पीजी इलेक्ट्रोप्लस 6%, गोदरेज फिलिप्स 6%, केन्स टेक 5.5%, डिलीवरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, फोर्स मोटर्स, आइनॉक्स विंड्स, एक्साइड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ब्लू स्टार, सब करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट इन सब में। बिरो जी हाँ, ये था अब तक के बाजार का। अगर आप देखें तो निफ्टी का प्राइस बिहेवियर और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बिहेवियर। अब एक काम करते हैं, पैनल से चलिए बातचीत करते हैं। रचना जी और आशीष जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, अमित सेठ और सौमिल मेहता इस वक्त फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार। अमित, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, एक ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा और एक ऑन द लॉन्ग साइड रहेगा। शॉर्ट साइड में अशोक लेलैंड को शॉर्ट करना है वीरेन जी। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखिए तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट एक गैप सपोर्ट था स्टॉक ने, वो भी होल्ड नहीं किया और उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले एक पिन बार बना था विच वाज सॉर्ट ऑफ अ रिकवरी, उसका लो भी टूट गया है। तो ओवरऑल वीकनेस इस काउंटर में बनी हुई है। फ्यूचर्स में इसका लगभग प्राइस है 150 रुपीज 21 पैसे। इसे शॉर्ट करना है फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रहेगा 153 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 144 के। वीरेन जी, लॉन्ग साइड में रहेगा कोल इंडिया। ये लास्ट सेशन में भी मैंने रिकमेंड किया था। कोल इंडिया का जो पुल बैक है वो लगता है कंप्लीट हो गया है। स्टॉक 50 डैमा से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 सत्रों में यहाँ पे एक अच्छी खासी हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं और एक सपोर्ट जोन से यहाँ पे रिकवरी देख रहे हैं। तो एक स्विंग ट्रेड के लिए इसे बाय करें। 459 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 475 के। ओके, कोल इंडिया 464, आई मीन क्रूड की स्ट्रेंथ के बीच में एक बार फिर से मजबूती दिखाता हुआ। सौमिल, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे 2 ट्रेड्स होंगे ऑन द सेल साइड, बोथ ऑन द सेल साइड। व्यू नेगेटिव है और यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ी शार्प सेल ऑफ्स देखने मिल सकते हैं। मेरा पहला कॉल होगा पेटीएम पर। पेटीएम में एक ब्रेकडाउन देखने मिला। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है। एवरेजेस के नीचे चल रहा है, 20, 40, 200 सारे एवरेजेस के नीचे हैं। जो प्रीवियस स्विंग लो था वो भी आज के सेशन में नीचे टूटा है। सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग शार्प सेल ऑफ्स हियर। स्टॉप लॉस रखेंगे 1132 पर और नीचे में मेरे टारगेट होंगे 1040। दूसरा स्टॉक होगा बैंकिंग साइड से, पीएसयू बैंकिंग में बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में एक फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है। एवरेजेस के नीचे चल रहा है, ऑल द एवरेजेस 20, 40, 200। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 142 पर और नीचे में मेरा टारगेट होगा 130। ओके, चलिए अब चलते हैं हम रचना जी के पास। रचना जी, बताइए आपकी 2 ट्रेड इस समय की। जी, एक होगी मैक्स हेल्थ जिसको हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे और दूसरी रहेगी डिविस लैब जिसको अगेन हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे। मैक्स हेल्थ में हम 1030 के करीब है, इसमें ऐसे लगाएंगे 1040 पे फ्यूचर्स पे और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 1015। और जहां तक डिविस लैब की बात है तो यहाँ पे
डाउन साइड पे सपोर्ट बनता है 1245 के आसपास, तो वहां तक की गिरावट और यहाँ पे गिरा सकती है। तो 1245 के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1272। ओके दिवीज लैब, अब आशीष बहती जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेन जी, पहला जो शॉट रहेगा वो लोडा पे रहेगा। यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल रही है। इनफैक्ट मॉर्निंग में भी हमारी कॉल थी और यहाँ पे मुझे लग रहा है फ्रेश शॉट भी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए नीचे ले आए। 845 का एसएल रखिए अब शॉर्ट साइड में। नीचे में 810 और 790 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें लग रहा है वो 361 वैम, यहाँ पे भी गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है। तो यहाँ पे 1090 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है। नीचे में जो टारगेट रहेंगे वो 1050 और 1025 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, 361 आपका यहाँ पे सेल कॉल है। अच्छा रचना जी, ये बताइए ऑटो, अच्छा एक सेकंड जरा मैं थोड़ी सी रेटिंग और कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। एक बार ऑटो का मैं ओवाई देख रहा था पूरा का पूरा। आज आप फोर्स मोटर्स को देखिए बैकफुट पे, आज यहाँ पे दिक्कत है। हीरो मोटर को आप शुरुआती गिरावट देखी। एक प्रश्न पहले यहाँ पे सौमिल से लेता हूँ। सौमिल, ऑटो में आपको प्रेफर्ड शॉट्स क्या नज़र आ रहे हैं? आई मीन लुक एट हीरो मोटर कॉप, वो 5000 की रेंज को वायलेट कर दिया। यहाँ पर टीवीएस पोस्ट अर्निंग्स कोलैप्स हो रहा था। ऑटो में और कहाँ कहाँ शॉर्ट का स्कोप है? दो स्टॉक्स वीरू मैंने निकाल के रखे हैं। दो शॉट हैं, एक मारुति और एमएनएम। मारुति और एमएनएम में बहुत ही सिमिलर पैटर्न्स हैं। मारुति में एक कंसोलिडेशन हुआ है, अपवर्ड स्लोपिंग थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लो टॉप लो बॉटम है, 2040 के नीचे चल रहा है। वेरी सिमिलर टू अ ट्रायंगुलर शेप कंसोलिडेशन, और वो नीचे की तरफ टूटा है। तो ये दोनों ही मुझे बहुत ही खराब लग रहे हैं। ऑटो सेक्टर ओवरऑल भी थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। नीचे में मेरे मारुति के टारगेट्स अराउंड 12,200 के हैं, जो प्रीवियस स्विंग लोज हैं, और ऊपर में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 13,300 पर। सो मारुति डेफिनेटली वुड बी माय प्रेफर्ड शॉर्ट पिक। लेकिन एमएनएम भी बहुत सिमिलर है, वहां पर भी एक फ्लैग पैटर्न बना है बड़ा सा, नीचे की तरफ टूटा है। आज के सेशन में विद अ गैप एवरेजेस के नीचे चल रहा है। मेरा इसमें टारगेट होगा 2890, 2900 पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये और भी नीचे जा सकता है टिल 2750। ऊपर में एक स्टॉप लॉस रखेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि एमएनएम ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है इन द लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे 3140 पर। ओके, मीनवाइल एम्बर अब 15% सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट वही हाल हो रहा है इसका जो उस दिन केन्स का हुआ था। 10% पहले केन्स के केस में तो खुला ही सर्किट पे, फिर सर्किट लगे। इसमें सर्किट पे खुले नहीं, क्योंकि नंबर्स इतने खराब नहीं थे, लेकिन खुला थोड़ा नीचे, फिर 10% तक आया। अब ऑलमोस्ट 15% की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पर। रचना जी, कोई ट्रेड बची है या फिर अब तो छोड़ ही दें इसको, एम्बर को? जी, एम्बर को अब छोड़ ही देना चाहिए। ये सेंटीमेंट पूरे मार्केट का है, इसलिए इतना ज्यादा एक्सैजरेटेड रिएक्शन है। बट नेवरदलेस यहाँ पे 7160 से 7200 के आसपास कहीं पे ये रुक सकता है। तो अब फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। ओके, फ्रेश एंट्री अब नहीं करेंगे। चलिए काम करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बाजार में उनकी क्या रणनीति है। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पूरी वर्ल्ड मार्केट में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी मार्केट थोड़ा ज़्यादा इस समय रिएक्ट कर रही है, क्योंकि शायद हम थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हैं इन सब चीज़ों से, ब्रेंट से, डॉलर रुपी से। इस एनवायरनमेंट में अब आप क्या व्यू ले रहे हैं एज एन इन्वेस्टर? क्या बाइंग करें सिस्टमेटिकली, या फिर एक वेट करें कि मार्केट में थोड़ी सी और करेक्शन आए? इस समय बड़ा व्यू क्या होगा? जी देखिए, ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो दो तीन चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी। पिछले 2-3 साल से जो एशियन मार्केट्स थी, उनकी अर्निंग्स काफ़ी वीक थी, जैसे ताइवान हुआ, कोरिया हुआ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी मार्केट्स काफ़ी हद तक सस्ती, या हम वैल्यूएशन में चीप कहेंगे, हो चुकी थी। उनकी अर्निंग्स ग्रोथ अब इतनी ज़्यादा उभर आई है पिछले 2-3 सालों में, कि उनकी मार्केट्स ने 60 to 100% का रिटर्न एक साल में देने का एक एग्जाम्पल दे रखा है। और जहाँ तक हमारे अर्निंग्स का सवाल है, हमारी अर्निंग्स हमेशा डबल डिजिट में रही, और काफ़ी 20s 25s में रही इन सम ऑफ दिस मिड एंड स्मॉल कैप्स।
as a result of which our valuation was significantly higher than their valuation. So emerging markets में अगर global trends में देखें तो Indian market always appeared expensive. अब हो क्या रहा है कि हमारी अर्निंग्स में कोई गिरावट नहीं आई, हम पहले से ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमारी अर्निंग्स भी उतनी ही बरकरार रहेगी, मगर अब कंपैरिजन में उनकी वैल्यूएशन और इनकी अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप कंपेयर करेंगे, और स्पेशली एआई चिप्स और कंप्यूटर हार्वर्ड का जो दौर चल रहा है अभी फिलहाल, उनकी एज हमसे ज्यादा दिख रही है। तो मेरे ख्याल से एफपीआईज का जो कल है, मेरे ख्याल से इन मार्केट्स में ज्यादा हो गया है। अब रही इंडिया की बात की, और अब यहाँ से रणनीति क्या होनी चाहिए, मेरे ख्याल से जो वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको इसकी तसल्ली होनी चाहिए कि इंडिया की अर्निंग स्टोरी अभी भी बरकरार है। अब इस अर्निंग्स के लिए आप क्या देते हैं, जिसकी वैल्यू आप करते हैं किस मल्टीपल पे, उसी पे ज्यादातर डिस्कशन होने जा सकता है। और मेरे ख्याल से इसके लिए जब मार्केट को इकट्ठा आप देखेंगे और कहेंगे ठीक है मार्केट एक्सपेंसिव है या नहीं, मेरे ख्याल से वो गलत चीज है देखने के लिए। इंडिविजुअल कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, पोटेंशियल है, उसके मुताबिक उनकी वैल्यूएशन का आप मुआयना करें, और अगर आपको अट्रैक्शन उस लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ का उस प्राइस पे दिखे, तो मेरे ख्याल से आज भी मार्केट में एंटर करना और 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता। मगर ऐसी बात है कि सेंटिमेंट जब खराब हो जाता है तो बिहेवियर, इन्वेस्टर बिहेवियर उससे इफेक्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से आज जो ज्यादातर नेगेटिव न्यूज का दौर चल रहा है, उसके कारण मार्केट ज्यादातर वॉलेटाइल रह चुका है। मेरे ख्याल से अगर आप फंडामेंटल्स पे फोकस करें, लॉन्ग टर्म पे फोकस करें, तो मेरे ख्याल से ये दौर भी हम आराम से देख पाएंगे। तुषार जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बहुत से लोगों ने जो प्रश्न मुझसे भी किया, आई मीन जो ओएमसीज में निवेशित थे, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, उन्हें क्या करना चाहिए? अभी वो थोड़े लॉस में हैं, बट अपने आप को एवरेज आउट करें या फिर इस पोजीशन पे भी अपने आप को ट्रिम करें? एक तर्कसंगत अप्रोच क्या होनी चाहिए? ठीक है, क्रूड 107 110 है, बात वो नहीं है। बात ये है कि इवन देखिए अगर ये युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो स्थिति और ख़राब होगी, नहीं भी हुआ तो एज यूजुअल जो उसकी प्रीवियस सप्लाईज थी उनको रिज्यूम होने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो ऐसे में अपने ओएमसीज पोर्टफोलियो में करना क्या चाहिए आपको इस वक्त? देखिए, ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया को लिमिटेड ही नहीं है, काफ़ी दुनिया में सब जगह ये सिचुएशन का इम्पैक्ट आने वाला है। हमने देखा कि जब हम क्रूड की प्राइसेस 120 या अगर मेरी याद तक चलती है तो गोल्डमैन सैक्स ने एक बार ब्रेंट क्रूड का $200 का भी एक्सपेक्टेशन रखा था, जब बिल्कुल ही सिचुएशन खराब थी उस समय। और फिलहाल को अगर आप देखें तो ऑयल प्राइस में डेफिनेटली बढ़ोतरी आ गई है, मगर इस बात का हम ध्यान रखें कि कच्चे तेल की सप्लाई में इशू है, मगर कच्चे तेल के प्रोडक्शन में नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि सप्लाई डिमांड का जो मिक्स है उसमें सप्लाई ज़्यादातर इस सिचुएशन से उसके ऊपर रोक रखा है। इसका ये मतलब हुआ कि जब तक कि ये सिचुएशन चेंज ना हो, उस कमोडिटी की प्राइस फिलहाल की अवेलेबिलिटी से प्राइस हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी अगर आप रवैया अपनाएंगे तो या तो अपॉर्चुनिटी देखें, मगर वो अपॉर्चुनिटी आपको 2 या 3 साल में उसका फल आपको नजर आएगा। इंस्टेंटली अगर आपको कोई एडजस्टमेंट करना है तो मेरे ख्याल से सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन देखना चाहिए कि इन सारी कंपनियों में जहां पर ऑयल प्राइस की डायरेक्ट इम्पैक्ट आती है, अगर आपके पास ओवरवेट है तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा अंडरवेट फिलहाल के लिए करने के लिए आई थिंक दैट माइट बी यूजफुल। By market action itself it is coming down, then there is no action required. But I think again trying to bet on something, especially after the event has happened, मतलब ये जो सिचुएशन होने के बाद अगर आपको पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करना है तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। इससे एक आप अपने आप के लिए डिसाइड कर लें कि मेरी पोर्टफोलियो की टर्म क्या है। अगर मेरी पोर्टफोलियो की टर्म 5 साल 10 साल है, अगर 10 साल है तो कोई भी सिचुएशन से आपको पोर्टफोलियो बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो फिलहाल के लिए सब जगह, जैसे आपको पता है, हमको सबको पता है कि ऑयल मार्केट में ज्यादातर वॉलेटिलिटी हमको देखने मिलेगी, और अगर उसमें अगर आपकी पोजीशन ज्यादा ओवरवेट है तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा कम करने की जरूर
निवेशक कोशिश करें। ओके अच्छा तुषार जी, नॉर्मली ना इस एनवायरनमेंट में आईटी एक नो ब्रेनर होना चाहिए था। क्रूड ऊपर आता है तो नॉर्मली एक एल्गो ट्रेड है, डॉलर रुपये में 88 से हम 96 तक वन वे आए हैं, लेकिन आईटी में कोई रैली नहीं टिकती और सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म इसी सेक्टर ने किया है। इस समय लार्ज कैप आईटी पर आप क्या व्यू ले रहे हैं? देखिए, यह भी जैसे अंग्रेजी में कहेंगे कि इवॉल्विंग सिचुएशन, क्योंकि जो इंडियन आईटी सर्विसेज का मॉडल था, जो ज़्यादातर लो कहेंगे कॉस्ट कोडिंग, जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो हम फीड करते थे पूरी ग्लोबल मार्केट्स में, अब जाके एक सवाल उठा है कि भाई ये मॉडल जो पहले हायरिंग के ऊपर, मतलब आप देखेंगे कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर ऑल ऑफ आवर बिग आईटी कंपनीज यूज्ड टू हायर इन बिग नंबर्स। अब ये सवाल उठा है कि शायद ये हायरिंग उस तरीके की, उस मोमेंटम से आगे जाएगी कि नहीं, क्योंकि टॉप लाइन पे जो प्रेशर आने की संभावना है, जिससे कि प्राइसिंग प्रेशर हो या किसी और तरीके से ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मेंटेन हो, या जो भी आप समझे एआई के लिए डिसरप्शन पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से इस मार्केट में अभी फिलहाल एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। मेरे ख्याल से उसका उत्तर अभी तक किसी के पास है नहीं। मेरा अपना कहना है कि हमारी आईटी सर्विसेज बिजनेसेस काफ़ी रोबस्ट है। उन्होंने पहले भी कभी और कितनी बार ऐसी सिचुएशंस का फेस किया हुआ है, जहां तक कि Y2K से हमने जो मार्केट की शुरुआत देखी, वहां से बहुत सारी क्राइसिस आई हैं और गई हैं, और इन सारी कंपनियों ने उसका मुंह तोड़ जवाब 1 या 2 साल में रिस्पॉन्स में दे चुके हैं। मेरे ख्याल से जब हम आजकल लार्ज आईटी की मैनेजमेंट से सुनते हैं, तो यही एक कॉन्फिडेंस वहां से आता है कि ये सिचुएशन तो है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, और हमारे पास जितना वेरविदॉल है, वहां से हम इस मामले का मुंह तोड़ जवाब जरूर दे पाएंगे। अब ये उनका आश्वासन है। अब इन्वेस्टर्स को देखना है कि शायद ये कितनी तक ये कॉन्फिडेंस इसका जायज है और कितना कॉन्फिडेंस हम उसके ऊपर प्लेस करें। मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहने में इस मार्केट में हमको ज़्यादा सेफ्टी देगा। Again, not too much concentration both in IT as well as large IT. I think if investors are diversified across the space, मगर टेक्नोलॉजी ऐसी जगह है जहां पर इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये दौर उसी का है अगले 10 साल का। तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाना is obviously not warranted, but I think a little bit of diversification, some of the smaller mid-cap companies in the IT space offer more opportunity, even from a valuation perspective. मेरे ख्याल से diversification की ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। अच्छा तुषार जी, यहाँ तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे डील करना है अपने लॉसेस को। अभी ये आई थी बातचीत हुई, उससे पहले अगर आप देखें तो बात हुई एक और पॉकेट पे, दैट वाज ओएमसीज। एक बास्केट वो जहाँ पे हमें अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना है, जिसे आप एक तमगा देते हैं सिक्लिकल का। मेटल्स में जो भी जहाँ भी निवेशित होगा इस वक्त प्रॉफिट पे है। इक्का दिक्का दिन की बात छोड़ दीजिए, मेटल्स में अब प्रीशियस मेटल्स में स्लाइड है। आई मीन जब जैसे बॉन्ड यील्ड यूएस में बढ़ रही है, उसके बाद आप गोल्ड देखिए, मेरे ख्याल से जनवरी लास्ट वीक के हाई से लगभग 20% रिट्रेसमेंट। व्हाट अबाउट मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, फेरस नॉन फेरस, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट्स में तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प सेक्टर है, स्पेशली फ्रॉम अ कंट्री पर्सपेक्टिव। जैसे भारत में अगर आप देखें तो जो टॉप लाइन आपका डिसाइड होता है वो ग्लोबल मेटल प्राइस पे डिपेंड करता है। स्टील का दाम ग्लोबली जो जितना बेंचमार्क का हो जाता है, उसी का एडजस्टमेंट हमारी लोकल प्राइस में हम देखते हैं, और उसके लिए जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो इंडियन कंपनीज की मार्जिन बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी जो सप्लाई चेन है वो डोमेस्टिक। इसका मतलब है कि जब आप सोर्स करते हैं रॉ मटेरियल, वो वही प्राइस पे सोर्स कर रहे हैं, डॉलर प्राइस पे नहीं। मगर आपकी जो प्राइस जो मार्केट में बिकेगी वो डॉलर मेटल ग्लोबल प्राइस से उसकी प्राइस ले लेते हैं। इसका मतलब है उनकी मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अभी जो पिछले 2-3 महीने में हम देख रहे हैं जहाँ पे मेटल एक्शन है, ग्लोबली मेटल प्राइसेस हैव गॉन अप बिकॉज ऑफ सप्लाई डिसरप्शन, एंड अगेन एज आई सेड दैट इज सेटिंग दी टोन फॉर इंडियन कंपनीज टू बी। अब देखिए, जहां तक साइकिल का सवाल है, अगर आप समझते हैं कि भारत की ग्रोथ
चाइना जैसे पिछले 20 साल से हो रही है मेटल्स में या इंडस्ट्रियल डिमांड में, अगर वो हम समझते हैं कि किस तरीके की ग्रोथ अगर हमारे कंट्री में आए, तो मेरे ख्याल से मेटल्स इज अ गुड लॉन्ग टर्म प्ले एज वेल। बट टू से कि भाई फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, मेरे ख्याल से सारे निवेशकों को समझ में आना चाहिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डिवर्सिफाइड अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में रहा, तो जब कभी भी उस सेक्टर में एडवांटेज होने लगता है, तो आप उतने से सहमत हो जाइए कि एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो इज डूइंग वेल। ऑन द अदर हैंड, जैसे आपने कहा कि अगर मेटल्स में फिलहाल के लिए काफी गिरावट दिख रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन हमेशा एक जज होता है, और अगर वैल्यूएशन सिक्लिकल हाई से ज्यादा बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी ट्रिम इन्वेस्टर, फिलहाल के लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखते हैं, उनके लिए ये एडवाइस है। अदरवाइज इट इज नॉट अ स्पेसिफिक एडवाइस, बिकॉज metals is not a longer term play on I would say a significantly independent play. It is always cyclical, और जहां पर साइकिल जैसे चल रहा है फिलहाल के लिए, जहां प्राइसेस बढ़ रही हैं और डिमांड भी ठीक है, तो सिक्लिकल अपसाइड है। मगर सिक्लिकल अपसाइड से साइकिल जैसे कहते हैं, वो डाउनसाइड भी जब भी आता है, जब सप्लाई बढ़ जाता है और प्राइसेस आपका साथ नहीं देते। मेरे ख्याल से हर एक इन्वेस्टर को इसको समझना चाहिए और उसी तरीके से उनका पोर्टफोलियो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। एम्बर एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट लेकर आइए स्टॉक 15% के करीब नीचे है, अब दूसरे सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ। नंबर्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन ऐसा कंपनी ने क्या कह दिया फ्यूचर को लेकर जो इतनी बड़ी गिरावट आई? आशीष बताइए। सर, नंबर्स अगर आप ऊपर से देखें तो हर पैमाने पर ग्रोथ बहुत बढ़िया है, एबिटा में भी, रेवेन्यू में भी, मार्जिन्स में भी ग्रोथ आई, लेकिन स्टॉक में इतना बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तकरीबन 15% का बड़ा एक्सीडेंट है। अब दरअसल दो बड़े कारण हैं, एक तो मार्जिन्स को लेकर आगे जाके कंसर्न्स नजर आ रहे हैं और एक खबर के चलते भी रिएक्शन यहाँ पर है। दरअसल वैसे तो नंबर्स ठीक था, लेकिन एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखें तो मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 39% बढ़ा है। अब एडजस्टेड इसके लिए क्योंकि जेवी में जो एक लगातार घाटा हो रहा था, बड़े क्लाइंट की तरफ से ऑर्डर भी रद्द किए गए थे, इसका एक अनुमान है, हालांकि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। दरअसल मार्जिन्स को लेकर जो कंसर्न्स हैं ये स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा नीचे खींच रहे हैं। टेम्पररी मार्जिन पर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि 50 से लेकर 100 बेसिस पॉइंट का कंसोलिडेटेड बेसिस पर दबाव देखने को मिल सकता है। अभी 9:30 बजे इसका कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है, तो इसमें एक बहुत बड़ी हाईलाइट यहाँ पर निकल कर आई है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो ये बता रहे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, कॉपर क्लैड लैमिनेट्स हैं, इनकी कीमतें ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो आगे जाके दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और एक और खबर ये भी है कि सरकार की तरफ से जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कंप्रेसर्स को इंपोर्ट करने के लिए, इसका इम्पैक्ट अगेन जो कॉस्ट एस्केलेशन है इसको लेकर मार्केट बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आ रहा है। लेकिन ग्रोथ के पैरामीटर्स पर तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। अब FY26 में भी ग्रोथ देखने को मिली, Q4 में भी देखें तो सेगमेंटल रेवेन्यू तो बढ़िया ही थी। मैनेजमेंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन इसमें FY27 में 40% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनका जो रिलेटिवली रेलवे सेगमेंट जो नया सेगमेंट है, इसमें 30 से लेकर 35% FY27 और 28 में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ में जो इनके ग्रीनफील्ड फैसिलिटी है यहाँ से भी ग्रोथ है। लेकिन इस स्टॉक के वैल्यूएशन अगर आप FY27 देखें, 28 थोड़े से स्लाइटली एक्सपेंसिव है, इसके लिए नो रूम फॉर एरर, थोड़ी सी भी अगर स्लाइट मिस आ जाएगा तो स्टॉक में बड़ी गिरावट है। अब FY28 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 44 टाइम्स पर चल रहा है। ऐसे में जो मार्जिन्स को लेकर कंसर्न्स है और एक खबर कंप्रेसर वाली निकल कर आई है, इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ा कट है। जी हाँ, एम्बर में बड़ा कट आपके स्क्रीन पे। आशीष शुक्रिया। अब ये 15% डाउन है, येट अनदर फ्रीज। अब विश्राम शिविर में है ये इस वक्त 15% के। राहुल शर्मा जी हम फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल जी, वो निफ्टी बैंक तो ऑलमोस्ट वो गैप फिल कर चुका है, निफ्टी भी डाउनसाइड दिखाई रहा है, ऐसे में आप प्लेस्ड कैसे हैं स्टॉक स्पेसिफिक? कहाँ सेल, कहाँ पे कौन सा बाय, कैसे पोजीशन किया आप लोगों ने अपने आप को यहाँ पर? जी देखिए, पोजीशनिंग जो है मार्केट की, क्लियरली बैंक्स मार्केट को ड्रैग करते हुए बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि जो एक इमीडिएट सपोर्ट था टूटता हुआ दिखा, शायद 50,000 की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले
सेशंस में बैंक निफ्टी हमें, और कहीं ना कहीं निफ्टी में भी आई थिंक यहाँ पर मामला थोड़ा सा पेचीदा है, बिकॉज जो 20 लास्ट मंडे भी हमने आपके चैनल पे बात की थी कि बेरिश सेटअप ही है, ब्रेकडाउन हुआ पिछले वीक में, और इस वीक हमें लगता है कि फॉलोअप सेलिंग आ सकती है 23,262 के नीचे। तो फिलहाल निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर 23,262 ब्रेक होता है तो आई थिंक 23,000 तक का डाउन मूव निफ्टी में प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। अब इसमें थोड़ा सा जो इंडेक्स हैवी वेट्स है उस पर मैं ध्यान लाना चाहूंगा। तो रिलायंस का सेटअप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट लेके आता है, बिकॉज जो रिलायंस में हमने तकरीबन 1300 से 1450, 1500, पौने 1500 तक की जो रैली देखी थी, वो रैली पूरी ऑलमोस्ट रिट्रेस हुई है, और 1322 के आसपास बहुत क्लोज है हम, जो रैली शुरू हुआ था उसका 1311 का बॉटम था, तो उस लेवल के पास हम लोग बहुत क्लोज आ चुके हैं। और अगर 1311 का लेवल ब्रीच होता है रिलायंस में, तो मेरा ये मानना है कि नीचे और एक राउंड सेलिंग का देखने को मिल सकता है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि पिछले 2-3 सेशन से इनफैक्ट ये जो पूरा फॉल है उसमें वॉल्यूम जो है रिलायंस के सेल ऑफ में कम है, तो मेरा ये मानना है कि अगर निफ्टी स्टेबलाइज होता है तो रिलायंस में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है तकरीबन 1400 रुपए तक का। तो रिलायंस में एक ट्रेड है, मतलब थोड़ा कंडीशनल ट्रेड है, अगर 1311 नहीं टूटता है आज और कल के सेशन में, तो मेरा ये मानना है 1400 तक का बाउंस बैक रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। दूसरा एक जो इजी सेक्टर है मार्केट में, फार्मा और हेल्थ केयर। तो हमने पिछले आपके इंटरव्यूज में रेकमेंड किया था फार्मा स्टॉक्स, अभी भी हमें लगता है कि हेल्थ केयर क्षेत्र में अपोलो हॉस्पिटल्स का सेटअप अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास, और हमें लगता है कि इवेंचुअली 8400 तक के टारगेट्स अपोलो हॉस्पिटल में आते हुए दिखेंगे। तो पोजिशनल बेसिस पर इसे बाय करके चलिए, 7900 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और फार्मा यहाँ पर हमें लगता है कि सिलेक्टिवली जो स्टॉक्स में टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं वहां पर हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो रिलायंस और अपोलो हॉस्पिटल्स, ये दो स्टॉक पे ध्यान है, और निफ्टी में कॉशियस अप्रोच है। बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि तकरीबन स्लाइड यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है आने वाले कुछ सेशंस में। ओके, रिलायंस और अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर ट्रेड है, रिलायंस पर ट्रेड ली गई है, तो एक डिस्क्लेमर फिर फ्लैश हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। राहुल जी गुड मॉर्निंग, एक सवाल आपसे पूछना था, आईटी में क्या करें आप, क्योंकि लगातार वीकनेस रही है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में थोड़ी सी रिकवरी के साइंस हैं, क्या भी होगा यहाँ पर? जी देखिए, आईटी इंडेक्स अगर आप देखें तो एक बेरिश पोलर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है हमने पिछले वीक में। यहाँ पर जो भी बाउंस बैक आया है सेलिंग की तरह ही मार्केट ने उसे लिया है, और हमें लगता है कि ओवरऑल सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा। आईटी में छोटा मोटा बाउंस बैक आपको यहाँ वहां देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जो बेयर्स के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है, और यहाँ पर काफी सारा वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। तो टेक्निकली तो मेरा व्यू सेल ऑन राइज का 29,000 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है आईटी इंडेक्स को, और ओवरऑल हमें लगता है कि 25,000 तक के लेवल्स आईटी इंडेक्स में आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो जो कि तकरीबन 10% डाउनसाइड और हुआ है। तो ओवरऑल पोजिशनल व्यू आईटी पे बेरिश है। अगर बाउंस बैक छोटा मोटा आता भी तो स्ट्रिक्टली एज ए ट्रेडर यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक ऐसे मार्केट में डिफेंसिव्स के साथ जो कि फार्मा रिलेटिवली काफी बेटर पोजिशन है कंपेरेटिव बेसिस पर। फ्राइडे तक आई थिंक डिफेंस भी काफी अच्छा प्ले आउट कर रहा था, लेकिन फ्राइडे को हमने देखा डिफेंस में भी प्रॉफिट बुकिंग का एक राउंड आया। तो फार्मा और हेल्थ केयर के अलावा आई थिंक बहुत कम ऐसी हाइडिंग स्पेस मार्केट में रह गई है जहां पर आप कैपिटल एक तरह से ब्लॉक करके रख सकते हैं। हाँ, एक ट्रेड जरूर देना चाहूंगा, गोल्ड में सेटअप हमें काफी अच्छा लगता है। अगर आपका महीने भर का व्यू है तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर आपको तकरीबन 10 से 15% की अपसाइड आती हुई दिख सकती है। गोल्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए गोल्ड 20 के ETFs हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं, और हमें लगता है कि तकरीबन 135-140 तक के लेवल्स गोल्ड ETF में आते हुए दिख सकते हैं, जो कि तकरीबन 10 से 15% की अपसाइड है करंट लेवल से। चलिए राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए। इस शो को समेट रहे हैं, काफ़ी ख़राब मॉर्निंग रही है मार्केट के लिए और कोई रिकवरी के साइन नहीं है। निफ्टी अभी भी डे लो के करीब है और बैंक निफ्टी में अभी भी करीब 800 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन आज का ज़्यादा तकलीफ वाला मामला है मिड कैप और स्मॉल कैप और एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:7 के करीब। ब्रेंट का रेट 111.11 और डॉलर रुपये 96.28 पर। चलिए इस नोट पर शो को समेटेंगे और इसके बाद शेयर और कंशन के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।